5 गरीब बहुओं का सब्जी का ससुराल। कहने को मेरे 5 बेटे हैं, लेकिन पांचों ही निकम्मे हैं। देखो तो जरा कैसे पूरा दिन घर के एक कोने में पड़े रहते हैं। अरे उठ जाओ काम चोरो, कुछ तो काम करो। क्या बाबूजी, आप हमेशा हमें ताने देते रहते हो। अरे माँ बाप का तो फर्ज होता है अपने बच्चों को खिलाना और उनका ख्याल रखना। और बच्चों का भी फर्ज होता है कि बुढ़ापे में अपनी माँ बाप की लाठी बनकर उन्हें सहारा देना। अमरनाथ के 5 बेटे थे, श्याम, अनुज, कैलाश, परम और मोहित। लेकिन पांचों ही निकम्मों की तरह या तो सिर्फ घर में पड़े रहते या पूरा दिन इधर से उधर बाहर घूमते रहते। अमरनाथ खेती करता था और जो भी सब्जी उगाता उसे मंडी में बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता था। अमरनाथ ने अपनी इकलौती बेटी पंक्ति की शादी भी अपने ही बलबूते पर की थी। अमरनाथ हमेशा अपने 5 बेटों को काम करने के लिए ही बोलता था, लेकिन उसके 5 बेटों के कानों पर जू नहीं रहती थी। मैं तो परेशान हो चुका हूँ इन 5 से, कब तक ऐसे चलेगा? मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम इनकी शादी करवा दें। शादी के बाद जब इन पर जिम्मेदारियां आएंगी तो खुद ब खुद ये लोग अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे और काम करना शुरू कर देंगे। अमरनाथ को अपनी पत्नी शोभा की ये तरकीब अच्छी लगती है, जिसके बाद कुछ ही महीनों में अमरनाथ की 5 बेटों की शादी पाकी, अर्चना, ऐश्वर्या, दिव्यांका और निया नाम की लड़कियों से करवा देता है। वो 5 एक अच्छी मिडिल क्लास फैमिली से होती हैं, लेकिन शादी के बाद अपनी गरीब ससुराल में अच्छे से रहती हैं और अपनी जिम्मेदारियां संभालती हैं। लेकिन अमरनाथ की ये उम्मीद थी, शादी के बाद उसके 5 बेटे काम करेंगे। यह उम्मीद उसकी गलत साबित होती है। सुनिए, घर में राशन खत्म हो गया है, जाकर जरा राशन ले आइए, मुझे खाना बनाना है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो मैं राशन ले आऊं? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। पैसे होंगे भी कैसे? पूरा दिन तो आप अपने भाइयों के साथ इधर से उधर घूमते हो और घर में पड़े रहते हो। कुछ काम धंधा नहीं करोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने पति से इस तरह से बात करेगी? इतना कहकर अनुज पाखी को थप्पड़ मार देता है और वहाँ से चला जाता है और बेचारी पाखी रोने लगती है कि तभी वहाँ उसकी सास शोभा आ जाती है। पाखी बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे लगा था कि शादी के बाद मेरे 5 बेटे काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन मैं गलत थी। मेरी वजह से तुम 5 की जिंदगी भी खराब हो गई। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। 5 भाइयों की शादी को काफी समय हो जाता है, लेकिन 5 भाई अभी तक कहीं पर भी कोई काम नहीं ढूंढते थे, जिसके चलते उनकी पत्नियों को भी काफी परेशानी होती है। उन्हें हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए अपने ससुर से पैसे मांगने पड़ते थे, जिसके चलते अमरनाथ को अपने 5 बेटों पर काफी गुस्सा आता है। अब तो शर्म कर लो, तुम्हारी शादी हो गई है, कल को बच्चे होंगे तो क्या तब भी तुम मेरे ही पैसों पर उन्हें पालोगे? क्या आप हमें बार बार अपने पैसों की धौंस दिखाते हो? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे हमारी परवरिश तो महलों में की हो और हमें कभी कोई कमी नहीं रहने दी हो। बचपन से हमें इस टूटे फूटे मकान में ही रखा है। बारिश के मौसम में बारिश, गर्मी के मौसम में अंदर धूप और ठंड में ठंडी हवाएं इस घर के अंदर आती हैं। अरे जैसे भी रखा है रखा तो है, कम से कम तुम लोग बेघर तो नहीं हो। अरे तुम लोगों की तो इतनी भी औकात नहीं है जो अपने बलबूते पर अपनी पत्नियों को पाल सको। बस पिताजी, बहुत हो गया, अब हम और अपमान नहीं सहेंगे। तुम्हारी भलाई के लिए कहे गए शब्द अगर तुम्हें अपमान लगते हैं तो चले जाओ यहाँ से और खुद काम करके अपनी जिंदगी जियो। अमरनाथ के 5 बेटे घर छोड़कर चले जाते हैं। अमरनाथ अकेला ही अपने घर को संभालता है। ऐसे ही समय गुजरता है और अमरनाथ उसके परिवार वालों को पता चलता है कि उनकी बेटी पंक्ति गर्भवती है। वो पंक्ति का पहला बच्चा होता है, इसलिए वो अपने पहले बच्चे की जचकी के लिए अपने मायके आती है। भाभी, कैसी हो आप? हमारी प्यारी ननन जी, हम सब ठीक हैं। और आप खड़ी क्यों हैं? ये देखिए, हमने आपके लिए ये आरामदायक नरम बिस्तर लगा दिया है। इस पर आपको बैठने और लेटने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। थैंक यू भाभी, आप 5 ने मेरे लिए इतना किया। अपनी गर्भवती बेटी के घर पर आ जाने की वजह से अमरनाथ के कंधों पर और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जिससे अमरनाथ काफी परेशान रहता है। अपने ससुर की परेशानी देख अब 5 बहुएं भी काम करने का सोचती हैं, जिसमें से 2 बहुएं गांव के सेठ के घर में नौकरानी का काम करती हैं और बाकी की 3 फैक्ट्री में काम करती हैं। जो भी उन्हें उनसे पैसे मिलते हैं, उन पैसों से वो अपनी ननद के लिए सारी जरूरत की चीजें लेकर आती हैं और उसका अच्छे से ख्याल रखती हैं। पंक्ति, देखो, हम तुम्हारे लिए तुम्हारी जरूरत की सारी चीज ले आए हैं। इसमें सारा खाने पीने का सामान है, दूध, जूस, तुम्हारे लिए फल और सारी दवाइयाँ। अब तुम्हें रोज दिन में 2 बार दूध पीना है और उसके साथ ये फल खाने हैं।
और देखो, मैं तुम्हारे लिए देसी घी का डिब्बा भी लाई हूँ। आज के बाद जो भी तुम कुछ खाओगी उसमें देसी घी बिना डाले मत खाना, ठीक है? अपनी भाभीियों का अपने लिए इतना प्यार देखकर पंक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और पंक्ति की गोद भराई की रस्म नजदीक आने वाली होती है। क्या हुआ पंक्ति? मैं तुम्हें कुछ दिनों से देख रही हूँ, तुम काफी उदास लग रही हो। सब कुछ ठीक तो है ना? भाभी, कुछ दिनों में मेरी गोद भराई की रस्म है। आप लोग तो जानते ही हो कि मेरे ससुराल वाले कितने अमीर हैं। जब वो लोग मेरी गोद भराई की रस्म के लिए आएंगे तो मेरे टूटे हुए घर को देखकर हंसेंगे, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे घर का ऐसा मजाक उड़े। अब मैं क्या करूं? पंक्ति, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी भाभियां भी जिंदा हैं। तुम जाकर आराम करो, हम कुछ न कुछ सोच लेंगे। पांचों बहुएं काफी देर तक इस समस्या का हल सोचती हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं सोचता। थोड़ी देर बाद जब अमरनाथ अपनी सब्जियों के बोरों को लेकर आता है तो पांचों बहुओं की नजर उन सब्जियों के बोरों पर पड़ती है, जिसे देखकर उनके मन में ख्याल आता है, तुम चारों भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ। हमारे पास अब इस तरकीब के अलावा और कोई तरकीब नहीं है। अब हम इन हरी सब्जियों से ही अपने लिए ससुराल और पंक्ति के लिए उसका मायका बनाएंगे। जिसके बाद पांचों बहुएं जल्दी से सारी सब्जी लेती हैं और 4 दिनों की लगातार मेहनत के बाद वो अपनी सब्जियों का ससुराल बनाकर तैयार कर देती हैं। ससुराल की दीवारें, छत, दरवाजे, खिड़की, सब सब्जियां जैसे टमाटर, गाजर, लौकी, पत्ता गोभी, प्याज, मिर्च, इन सब से बनी होती हैं। सब्जियों से बना घर दिखने में काफी सुंदर होता है। थोड़ी देर में गोद भराई की रस्म शुरू होने वाली होती है, जिसके चलते पंक्ति के ससुराल वाले आ जाते हैं। ससुराल वाले जैसे ही सब्जियों से बना हुआ घर देखते हैं तो वो काफी हैरान रह जाते हैं। ये घर तो पूरा का पूरा सब्जियों से बना हुआ है। आज से पहले मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा। ये घर तो दिखने में काफी सुंदर लग रहा है। ये घर मेरी पांचों भाभीियों ने मिलकर मेरे लिए बनाया है। टूटे हुए घर में मुझे गोद भराई की रस्म न करनी पड़ी, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत करी। मेरे 5 भाई हैं, लेकिन 5 भाई होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया। मेरे लिए ये सब्जियों का घर बनाया मेरी भाभीियों ने, और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वो लोगों के घरों में और फैक्ट्रियों में जाकर काम करके मेरी हर एक छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखती है। मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार देती है। अगर भाभी हो तो ऐसी हो। ये कहते हुए पंक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी ननन के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर पांचों बहुओं की आंखों में भी खुशी के आंसू होते हैं। पंक्ति अपनी पांचों भाभीियों के गले लग जाती है। सभी लोग ननंद और भाभी का ऐसा प्यार देखकर बहुत खुश होते हैं। सहेली पल्लवी, राधिका, तनुजा तीनों हम उम्र 12 साल की बच्चियां एक साथ लंच कर रही थी। तभी उन्हें साथ में देखकर त्रिशा कहती है, ओहो, कैसे कैसे लोग गरीब घर के अमीर लोगों के दोस्त बन जाते हैं, वो भी अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए। एक बात बताओ मुझे, तनुजा, राधिका, तुम दोनों मुझसे भी दोस्ती कर सकती थी, फिर तुमने इस काली पल्लवी गरीब घर की लड़की को अपना दोस्त क्यों बनाया? देखो तुम्हें चटनी खिला रही हैं, मेरे दोस्त बनते तो नूडल्स, मोमोज खिलाती। हाउ डेयर यू त्रिशा, मेरी दोस्त के बारे में कुछ मत बोलो। हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि वो गरीब है या अमीर, पर इतना हम जरूर जानते हैं कि तुमसे ज्यादा अच्छा दिल है उसका। तूने बिल्कुल ठीक कहा राधिका, और दोबारा हम पर हंसकर मजाक उड़ाया ना, या फिर पल्लवी के बारे में कुछ बोला तो अच्छा नहीं होगा, फिर हम दोनों तुझे पीट देंगे। राधिका, तनुजा, तुम ऐसा कुछ मत करना। मेरी वजह से ये लोग तुम्हें बोल रहे हैं। तुम्हें मुझसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अरे पल्लवी, तो इस पागल की बात में मत आ। और तू जाती है या नहीं? मैं मैम से तेरी शिकायत कर दूं। ये सुनकर त्रिशा अपना पैर पटक कर चली जाती है। जिसके बाद तीनों सहेलियां खाना खाती हैं। एक दिन पल्लवी की दोनों अमीर सहेलियां उसके घर पर खेलने आती हैं। अरे तुम दोनों कैसे आए, मुझे बता तो देते। अरे यार, हम तुझे सरप्राइज देने नहीं आ सकते क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तेरे साथ डॉल से खेलने आए हैं। मैं तो अपनी डॉल भी लेकर आई हूँ। देखो, मैंने अपनी गुड़िया के लिए अभी एक फ्रॉक बनाई है। तुम्हारी गुड़िया के लिए भी फ्रॉक बना देती हूँ। हाँ हाँ, बना दे। हम जानते हैं तुझे सिलाई का कितना शौक है। अभी से ही बड़े होकर तो तू फैशन डिजाइनिंग का कोर्स चूज करियो, बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनेगी। हाँ यार, मेरी गुड़िया की फ्रॉक खराब हो गई है, तो पल्लवी तू अच्छी सी बनाना। अरे मैं थोड़ा सा और सीख लूँ तो मैं तुम दोनों के लिए भी ड्रेस बना सकती हूँ, और बड़े होकर भी बनाऊंगी। हाँ हाँ।
फिर पल्लवी अपनी सहेली की दोनों गुड़ियाओं के लिए दुल्हन का लहंगा और एक के लिए फ्रॉक बनाकर तैयार करती है, जिससे उनकी गुड़िया बहुत सुंदर दिखती है। अरे वाह यार, तू तो सच में बहुत अच्छी सिलाई करती है। मेरी डॉल तो और ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ तनुजा, देख तो मेरी डॉल दुल्हन के जोड़े में कितनी सुंदर लग रही है। बहुत अच्छा लहंगा बनाया है तूने। थैंक यू यार, देख मेरी डॉल की ड्रेस भी कितनी अच्छी है। यार हम अपने डॉल की शादी करेंगे, मेरे पास दूल्हा भी है, तो उसकी शेरवानी और हमारे लिए भी तो अच्छे कपड़े बनाना। ठीक है, रुको मैं अभी तैयार करती हूँ। फिर पल्लवी एक बक्से में जाकर कपड़े ढूंढने लगती है। अरे पल्लवी बेटा, तू इतनी देर से क्या ढूंढ रही है? माँ, मुझे अपनी दोस्त के लिए ड्रेस बनानी है और एक दूल्हे की शेरवानी, तो कोई कपड़ा चाहिए था। अच्छा, तो फिर ये ले ले, नया कपड़ा है और मुझे इसका कोई काम नहीं है। पता है तुझे, अभी से ही सिलाई का शौक है। अभी ये सब करेगी तो तेरा हाथ साफ हो जाएगा और तू बहुत अच्छे कपड़े बनाने लगेगी बड़े होकर। हाँ माँ। फिर पल्लवी अपनी सहेलियों के लिए और गुड्डे वाले दूल्हे के लिए शेरवानी बनाकर तैयार कर देती है, जिसके बाद वो दोनों डॉल की शादी करते हैं और खुद भी तीनों बच्चियां डांस करती हैं, खाना खाती हैं। वक्त के साथ तीनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। जहां ग्रेजुएशन के बाद दोनों सहेलियां आगे की पढ़ाई करती हैं, मगर पल्लवी की एक गरीब ससुराल में अरविंद के साथ शादी हो जाती है, जो कि कुछ ज्यादा नहीं कमाता था। और सास अवंतिका भी पल्लवी की उम्मीद में दहेज ना मिलने पर कुछ समय बाद उस पर अत्याचार करने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन पल्लवी चूल्हे पर दाल रोटी बनाकर अवंतिका के सामने परोसती है, जिसे देखते ही अवंतिका फेंक देती है। करम जली नास पीटी कलमुही, एक तो मेरे घर की बहू बन गई, ऊपर से दहेज में कुछ लेकर भी नहीं आई और ये बकवास सा खाना बनाकर खिला रही है। अरे दाल मखनी, पुलाव, शाही पनीर कुछ तो बनाती। ये क्या है, लप्पू झिंगुर सी दाल रोटी। माँ जी, घर में जो राशन है वही तो बनाऊंगी मैं। अगर आपको कुछ खाना है तो मंगवा दीजिए। अरविंद जी से मैंने बोला था पर उन्होंने सुना ही नहीं। मुंह बंद कर, मुझे नहीं पता। मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर ला, मेरे तो कर्म ही फूट गए ऐसी बहू पाकर। फिर पल्लवी उस खाने को उठाकर रसोई में बची कुची सामग्री से चटपटा चीला बनाकर लाती है, जिसे खाकर अवंतिका को अच्छा लगता है पर जाहिर नहीं करती है। वहीं अरविंद भी शराब पीकर धुत रहता था और काम छोड़ चुका था, जिससे घर के खर्च चलाने के लिए अब पल्लवी सिलाई का काम शुरू कर देती है और आसपास के लोग उसे सिलाई करवाते थे। अरे पल्लवी बिटिया, जरा मेरे 2 ब्लाउज बना दो। क्या है ना, मेरे पहले के ब्लाउज खराब हो गए, तो ये नाप ले लो। ठीक है आंटी, वो आपके पहले के पैसे भी बकाए थे, अगर आप दे देती तो अच्छा होता। अरे बेटा, मेरे दिमाग से ही निकल गया। ये लो 500 का नोट और इसमें से अब वाले और पहले के पैसे भी काट लो। ऐसे ही पल्लवी दर्जी का काम करके अपना घर का खर्च चला रही थी। फिर भी अवंतिका उस पर चिल्लाया करती थी। ससुराल में उसकी बहुत बदतर हालत हो गई थी। वहीं एक दिन दोनों अमीर सहेलियां टीवी पर बर्फ की ड्रेस का ऐड देखती हैं। वाओ, ये तो बहुत अच्छी ड्रेस लग रही है। सुन तनुजा, मैं सोच रही थी हम दोनों के साथ मैं पल्लवी के लिए भी ड्रेस ऑर्डर कर दूं, इसी बहाने उससे मिलना भी हो जाएगा। हाँ यार, हम उसे कब से मिले भी तो नहीं है। ओके डन। 3 दिन बाद ये ड्रेस आ जाएगी। 3 दिन बाद दोनों अमीर सहेलियां बर्फ की ड्रेस पहनकर उसके ससुराल का पता करके उसे सरप्राइज देने पहुंच जाती हैं। तो वो देखती हैं कि पल्लवी गर्मी में मशीन पर सिलाई कर रही है और उस पर सास चिल्लाए जा रही है। ए निकम्मी, मुझे पैसे क्यों नहीं दे रही है तू? तेरी वजह से मेरा लड़का बर्बाद हो गया। कलूटन मनूस कहीं की, जल्दी से मुझे पैसे दे। थोड़ा धीरज तो रखिए माँ जी, जो पैसे थे मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। मुझे इसको सिलने दीजिए, घर का राशन भी लाना है। जो पैसे बचेंगे आप ले लेना। नहीं, मुझे सारे पैसे चाहिए, समझी तू? माँ जी छोड़िए, मुझे बालों में दर्द हो रहा है। पल्लवी आंटी जी, आप ये क्या कर रही हैं? छोड़िए उसको। हाँ छोड़िए। अरे तुम दोनों, ये अजीब से बर्फ के कपड़े पहनने वाली कौन है? खैर मुझे क्या। ये बोलकर अवंतिका चली जाती है। वहीं आंखों के आंसू छुपाकर पल्लवी उन दोनों को बिठाती है। तुम दोनों अचानक कैसे आ गए? मुझे बता तो देते। सरप्राइज देने आए थे पर खुद ही सरप्राइज हो गए। ये तूने अपनी क्या हालत बनाकर रखी है, और ये कैसा गरीब सा ससुराल है, और तेरी सास तेरे साथ इतने जुल्म कर रही है। मैं क्या कर सकती हूँ, घर के हालात ही ऐसे हैं। ये लो पानी पियो। इसकी जरूरत तुझे है, अब हमें सब कुछ बता, क्या बात है। ये कहकर तनुजा उसे पानी पिलाती है और पल्लवी उसे अपना सारा हाल बयां कर देती है।
चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। देख हम तेरे लिए कितनी अच्छी बर्फ की ड्रेस लाए, इसे पहन कर दिखा। और मैं तो कहती हूँ तुझे इतनी अच्छी सिलाई आती है तो तू अपने डिजाइन इसी बर्फ से ड्रेस बनाने वाली कंपनी को दे, इससे तुझे बहुत प्रॉफिट होगा। जब वह तेरे डिजाइन की बर्फ ड्रेस मार्केट में बेचेंगे तो तेरे घर की स्थिति भी ठीक हो जाएगी। अगर सच में ऐसा हो सकता है तो मैं जरूर करूंगी, मैं पहन कर आती हूँ। ये बोलकर पल्लवी वो ड्रेस पहन कर आती है जिससे उसकी दोनों सहेलियां उसकी बहुत तारीफ करती हैं। फिर राधिका अपने बर्फ ड्रेस की सहेलियों के साथ सेल्फी लेती है, उनके साथ बहुत देर तक बातें करती है। तुम दोनों आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस तू खुश रहा कर, तेरी सास ये सब करना छोड़ दे तेरे साथ और डिजाइन तैयार कर लेना, ये रहा नंबर। अच्छा अब चलते हैं, और ये रहे कुछ पैसे, मुझे पता है तू हमसे लेगी नहीं इसलिए बाद में वापस कर देना। फिर दोनों सहेलियां चली जाती हैं और पल्लवी उन पैसों से घर का राशन ले आती है और अपनी सास को अच्छा खाना बनाकर खिलाती है, जिससे वो चुप हो जाती है और साथ के साथ अच्छे अच्छे डिजाइन बनाकर बर्फ बनाने वाली कंपनी को देती है, जिससे वो पल्लवी के बनाए डिजाइन को बर्फ वाली ड्रेस के साथ बेचते हैं। मार्केट में उस कंपनी और पल्लवी को बहुत प्रॉफिट होता है और देखते ही देखते उसके घर की सारी गरीबी चली जाती है। फिर अवंतिका और अरविंद भी उससे माफी मांगकर उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। फिर एक दिन, राधिका, तनुजा, मेरे इस गरीबी के दिनों में तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की। आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। अब तो माँ जी भी मुझसे प्यार से बात करती हैं, उन सब चीजों के लिए थैंक्स। अरे दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी, पता है ना तुझे इतना कामयाब देखकर हमें बहुत खुशी हुई। हम दोनों शादी कर रहे हैं, अपने ससुराल वालों के साथ जरूर आना। इस तरह पल्लवी की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। उसका बर्फ वाली ड्रेस के साथ नाम जुड़ जाता है और दोनों अमीर सहेलियों की शादी में उसके ससुराल वाले जाते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।